नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का आपके पहले से यूट्यूब चैनल कलम से क्रांति में। बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की जो कृषि विज्ञान है उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। और पहले चैप्टर में है सॉइल साइंस, जिसे आप मृदा विज्ञान भी कहते हैं। ये मृदा विज्ञान पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या पढ़ना हमें, हम पढ़ते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बता दूं, अगर यदि आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि यह वीडियो सबके लिए लाभकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं हम अपना जो है इस चैप्टर को। इसमें क्या है, मृदा विज्ञान। सॉइल साइंस में मृदा का अध्ययन एक प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। मृदा भूतल पर एक पतली परत के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने से प्राप्त हुए सूक्ष्म कणों, पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के सड़े गले अंशों, जीवित जीव जंतु, जल तथा गैस के मिश्रण से होता है। मृदा का जो निर्माण होता है वो कई समय बाद निर्माण होता है इसका, क्योंकि इसमें अरबों साल लग जाते हैं मृदा का निर्माण होते। पहले जो पहाड़ होते हैं हमारे, वो टूटते फूटते हैं, सड़ते गलते पेड़ पौधे हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं। और मृदा या भूमि का अर्थ क्या है? पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो प्राकृतिक विधियों द्वारा अपक्षय होकर अर्थात टूटकर अपक्षय होकर चट्टानों के सूक्ष्म कणों से बनती है, तथा जिसमें वायु, जल, जैविक खनिज पदार्थों की अधिकता पाई जाती है, मृदा या सॉइल कहलाती है। पीएफ मृदा नमी की माप की इकाई। पीएफ एक यूनिट है। पीएफ से मृदा नमी, जो मृदा में नमी पाई जाती है, जो मृदा में नमी गीलापन होता है, उसको मापने के लिए जिस पैमाने का प्रयोग किया जाता है उसको पीएफ कहते हैं। यूनिट का नाम ही पीएफ है। मिट्टी के पोषक तत्व की क्षमता को ज्ञात करना तथा भूमि में मिलाए जाने वाले उर्वरक के लिए उत्तरदायी तत्व की पहचान करना मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्टिंग कहलाता है। देखिए, सॉइल टेस्टिंग क्या होता है कि भूमि में मिलाए जाने वाले उर्वरक, जैसे हमने अपने खेतों में क्या डाला, उर्वरक डाला, खाद डाला, तो उत्तरदायी तत्वों की पहचान करने के लिए उसमें जो तत्व होते हैं, मान ले आपने यूरिया डाला तो उसमें क्या नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस जो भी होता है। देखिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, सल्फर जो भी हम डालते हैं, तो मान उसकी जो है उसको परीक्षण करने के लिए जिस क्रिया से हम परीक्षण कहते हैं उसको मृदा परीक्षण कहते हैं। उस क्रिया का नाम ही मृदा परीक्षण है। मृदा परीक्षण कहलाता है। मृदा जैव पदार्थ क्या है? देखिए, मृदा जैव पदार्थ पौधे या जीवधारियों के अवशोषित पदार्थ जो भूमि में मिल जाते हैं, मृदा जैव पदार्थ कहलाते हैं। मृदा जैव पदार्थ के सड़ने के बाद रासायनिक परिवर्तन होता है तथा उससे जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ह्यूमस कहते हैं। इस क्रिया द्वारा भूमि को कार्बन की प्राप्त होती है, जो पौधों का मुख्य पोषक तत्व होती है। जो ये ह्यूमस की क्रिया होती है, इसमें से क्या प्राप्त हो, भूमि को कार्बन की प्राप्ति होती है, कार्बन मिलता है। कार्बन को सी से व्यक्त करें, क्योंकि कार्बन की प्राप्ति ह्यूमस से होती है, जो पौधों का मुख्य पोषक तत्व होते हैं। पौधों के सर्वाइव करने के लिए किसकी कार्बन की आवश्यकता होती है? तमाम 17 पोषक तत्व होते हैं जो फसलों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये कार्बन भी है जिसमें आपका। देखिए, जैव पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या है? जैव पदार्थ में रासायनिक यौगिक को दो रूपों में विभाजित किया जाता है। दो रूप कौन कौन से हैं? एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक आपका अकार्बनिक या खनिज यौगिक आप कह सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो है कार्बनिक यौगिक को देखते हैं। कार्बनिक यौगिक को दो भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन युक्त कार्बन पदार्थ। इस कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। देखिए, जो नाइट्रोजन युक्त होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, और जो नाइट्रीकरण प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रेट में अपघटित हो जाए, इस अभिक्रिया का नाम, जो जिस क्रिया से नाइट्रीकरण होता है, इसके माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है नाइट्रेट में अपघटित हो जाता है, अर्थात बदल जाता है उसमें। इस क्रिया द्वारा
इस प्रक्रिया द्वारा पौधे जड़ों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। इस कार्बनिक यौगिक में प्रोटीन के साथ साथ अमीनो अम्ल, एमाइड इत्यादि भी पाए जाते हैं। देखिए दूसरा है इसमें नाइट्रोजन रहित कार्बनिक पदार्थ, जिसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता वो कार्बनिक पदार्थ कौन को। इस पदार्थ में कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें प्रचुरता होती पाई जाती। इस यौगिक पदार्थ में वसा, मोम, कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक अम्ल, खनिज फास्फोरस, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम्स इत्यादि पाए जाते हैं। इसमें इतने तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है आपका जो है जैव पदार्थ का रासायनिक संगठन में दूसरा है आपका अकार्बनिक या खनिज यौगिक। अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत मुख्य रूप से कैल्शियम, गंधक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, मैग्नीज व लोहा इत्यादि पाए जाते हैं। इन सभी को रासायनिक रचनाएं जटिल अवस्था में होती हैं। इनकी सबकी रासायनिक जो है जटिल होती हैं। इनकी जो रासायनिक रचना वो जटिल होती हैं, कठिन टाइप की होती हैं। देखिए मृदा में जैव पदार्थ का वितरण। मृदा में जैव पदार्थ के वितरण को निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं। मृदा में जैव पदार्थ के वितरण को निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं कि पहला है असंस्थिर, हॉरिज़न कह सकते। इस प्रकार की मृदा या भूमि में जैव पदार्थ एवं ह्यूमस मिट्टी मृदा में के सबसे ऊपरी स्तर पर होते हैं। इसे ऊपरी स्तर टॉप सॉइल भी कहा जाता है। इस मृदा के ऊपरी भाग में ह्यूमस का, निचले भाग में अकार्बनिक तत्व की अधिकता होती है। देखिए इसमें ऊपरी स्तर वाले को टॉप सॉइल भी कहते हैं। बहुविकल्पी में पूछा जाता है अधिकतर। मान लो अगर टॉप सॉइल किसे कहते हैं तो इसमें से आप इसको पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत कर ले जाएंगे टॉप सॉइल किसे कहते हैं। किसको कहते हैं? असंस्तर को ही टॉप सॉइल कहते हैं। देखिए बसंस्तर होता है एक, बी हॉरिजन, यह मृदा असंस्तर के नीचे होती है। इसे मध्य संस्तर या सब सॉइल भी कहते हैं। इसके ऊपरी भाग को संक्रमण क्षेत्र भी कहा जाता है। इस संस्तर के निचले भाग में कोलाइड की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, जिसे विनिक्षेपण क्षेत्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस संस्तर के निचले भाग में कोलाइड की मात्रा होती है। जो बसंस्तर होते हैं इसके नीचे वाले भाग में जो कोलाइड की अधिक मात्रा होती है बच्चों, तो उसी को विनिक्षेपण कहते हैं। विनिक्षेपण कहते हैं उसी मात्रा को। देखिए इसमें ससंस्तर है तीसरा आपका। इस मृदा में अपक्षयी मूल चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं। जो टूटे हुए चट्टानों की मूल पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं ससंस्तर में होती है। और दसंस्तर, इस मृदा में वे मूल चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं जिनका अपक्षय नहीं हुआ होता है। इसे आधार चट्टान भी कहते हैं। जो नहीं टूटता, मूल चट्टानी पदार्थ पाए जाते हैं जो नहीं टूटता, अपक्षय नहीं होता, इसे आधार चट्टान भी कहते हैं। यह मूल चट्टानी पदार्थ का वह भाग है जिसमें 3 अन्य संस्तर टिके हुए हैं। जैव पदार्थ का मृदा पर प्रभाव। मृदा या भूमि में जैव पदार्थ के मिश्रण से अनेक परिवर्तन होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जैव पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण मृदा की उत्पादकता एवं उर्वरता में वृद्धि होती है। भूमि की तुलना में जैव पदार्थ का अपेक्षित घनत्व कम होता है। यही कारण है कि जब भूमि में जैव पदार्थ को मिलाया जाता है तो भूमि अपेक्षित घनत्व कम हो जाता है और भूमि हल्की हो जाती है। जैव पदार्थ भूमि या मृदा का काला रंग प्रदान करते हैं, जिसके कारण मृदा को ताप सोखने की शक्ति मिलती है एवं मृदा उपजाऊ होती है। जैव पदार्थ जिस भूमि में मिलाया जाता है उस भूमि में जल को रोके रखने की क्षमता बढ़ जाती है। जिस पदार्थ
जैव पदार्थ जिस मिट्टी में जैव पदार्थ होते हैं उसमें भूमि में जल रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। 5वां पॉइंट है जैव पदार्थ युक्त भूमि सूखे को अधिक सहन कर सकती है। इसका प्रमुख कारण है कि जैव पदार्थ युक्त भूमि वर्षा के पानी को अधिक मात्रा में सोखकर अपनी ऊपरी सतह में रोके रखती है, जिसका पेड़ पौधे अधिक समय तक उपयोग करते रहते हैं। कि जैव पदार्थ युक्त मृदा या भूमि में फसलों को पाले से नुकसान की आशंका कम होती है। जैव पदार्थ युक्त मृदा में जो पाला पड़ जाता है अक्सर रबी की फसलों में, तो ये नुकसान की आशंका कम हो जाती, माने नुकसान फिर नहीं हो पाता उतना जितना पहले हो जाता है। अगर जैव पदार्थ नहीं मिले होते हैं तो ज़्यादा हो जाता है नुकसान। जैव पदार्थ मिले होने का नुकसान कम होता है लेकिन कम होता है पाले से फसलों की। रबी की फसल में पाला पड़ता है, ये मौसम वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा जो है, या कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा पाला और बाढ़ सूखा, ये आपदाएं वाले चैप्टर में आगे है आपके जो इसी सिलेबस में देखिए पढ़ेंगे। तो पाला भी रबी की फसल में पड़ता है ठंडी के सीजन में। तो अगर ये जैव पदार्थ होते हैं ना मृदा में मिले होते हैं तो फिर जो है ये क्या होता है बच्चों कि जैव पदार्थ मिले होने के कारण पाला से जो है हमारी जो फसल होती है वह नुकसान नहीं पहुंच पाता पाले से उसके। तो जो क्या होता है, और चिकनी मिट्टी में जैव पदार्थ मिलाने से इसमें चिकनाई कम हो जाती है, जिसके कारण यह भूमि कृषि योग्य हो जाती है। देखिए भूमि कृषि के योग्य हो जाती है, जैसे उपजाऊ हो गई, बहुत उपजाऊ हो जाती है, तब फिर कृषि के योग्य है ही है। अगर उसमें पैदा ही नहीं होगा, कुछ उपज ही नहीं होगी तो किस काम की वह भूमि, फिर वह कृषि के योग्य भूमि नहीं होती। देखिए बच्चों अगला पॉइंट है बलुई भूमि में जैव पदार्थ को मिलाने से इसमें चिकनाई की मात्रा बढ़ जाती है। बलुई भूमि में जैव पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाएगी, मिला देंगे तो उसमें चिकनाई की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि बलुई मिट्टी को आपने देखा होगा बालू की तरह होती है। लेकिन अगर उसमें हम जैव पदार्थ मिला देते हैं तो वह मिट्टी में चिकनाई की मात्रा बढ़ ही जाएगी। अगला आपका पॉइंट है यह जैव पदार्थ के कारण भूमि की विशिष्ट ऊष्मा घट जाती है, जिससे भूमि अधिक समय तक गर्म या ठंडी रहती है। जैव पदार्थ के कारण ही भूमि में कणिकायन की मात्रा बढ़ जाती है। जैव पदार्थ के ही कारण भूमि में कणिकायन की मात्रा जो है बढ़ जाती है और भूमि रात में ठंडी और दिन में गर्म रहेगी, ज़्यादा समय तक रहेगी। ठंडी रहेगी तो ठंडी भी ज़्यादा समय तक रहेगी, इसके कारण जैव पदार्थ के कारण। अगला पॉइंट है आपका बच्चों, इसमें अगला पॉइंट है जैव पदार्थ भूमि में पाए जाने वाले जीवाणुओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए जो जमीन में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं ना, जैव पदार्थ उनके लिए जो है क्या है ऊर्जा के रूप में कार्य, क्योंकि वो उसका जो है प्रयोग करते हैं खाने में। जैसे मान लो केचुआ होता है तो केचुआ क्या करते हैं मिट्टी को तो ही खाता है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है उनके लिए। अनेक जीवों को रासायनिक क्रियाओं के लिए जैव पदार्थ का नितांत आवश्यकता होती है। अगला हेडिंग है आपका, इसमें क्या है मृदा में जैव पदार्थ का संरक्षण यानी बचाव होता है। मृदा की उर्वरा शक्ति की वृद्धि के लिए मृदा में जैव पदार्थ का होना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि मृदा का निरंतर उपयोग होता रहे तथा इसमें जैव पदार्थ का संरक्षण न किया जाए अर्थात बचाव न किया जाए तो इस स्थिति में मृदा में फसल उत्पादन की क्षमता समाप्त हो जाएगी। फसल के अच्छे उत्पादन के लिए मृदा में उर्वरा शक्ति को बराबर बनाए रखना चाहिए ताकि उत्पादन की क्षमता बढ़ती रहे। इस प्रक्रिया को जैव पदार्थ का संरक्षण कहा जाता है। इस क्रिया को मृदा की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने की क्रिया जिस विधि से हम करते हैं, जैसे खाद डालकर, पेस्टिसाइड डालकर या कुछ भी हम रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, या जैव पदार्थ को बचाए रखने के लिए मृदा की उर्वरा शक्ति को, जो उत्पादन शक्ति है उसको बनाए रखने के लिए हम जिस क्रिया को करते हैं उसी को हम जैव पदार्थ का संरक्षण कहा जाता है। देखिए अगली पंक्ति है, इसमें ये कहते हैं मृदा में जैव पदार्थ का संरक्षण गोबर व कंपोस्ट की खाद को खेत में डालना। इसमें क्या होता है गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद जिसे आप वर्मी
खाद भी कहते हैं और केचुए की खाद को वर्मी कल्चर कहते हैं, तो वो अलग है। लेकिन उसको केचुए की खाद को भी मिलाना चाहिए इसमें। देखिए क्या है, गहरी जुताई करना चाहिए। देसी हल से, आपने देसी हल देखा होगा या कक्षा 9th में पढ़ा होगा आपने देसी हल के विषय में, तो देसी हल से गहरी जुताई करनी चाहिए। खेत की मेड़बंदी करना चाहिए। मान लो ऐसा कोई खेत है तो इस चारों तरफ हमें मेड़ चढ़ाना चाहिए। ये इस प्रकार से देखो, ये मानो हमारा खेत है, ये मान लिया हमने, और जो है हम ये चारों तरफ इसके क्या चढ़ाते हैं, मेड़ चढ़ाते हैं। इस तरह मेड़ चढ़ा देंगे तो हमारा जो जैव पदार्थ है वो बरसात के सीजन में बहकर बाहर नहीं जाएगा दूसरे खेत में। ठीक, तो मेड़बंदी भी चढ़ाना चाहिए। और क्या है, जल निकास की उचित व्यवस्था करना चाहिए। जल निकास एवं सिंचाई के माध्यम से किया जा सकता है। जल निकास यानी पानी को बाहर निकालने की क्रिया को ही जल निकास कहते हैं। और सिंचाई, पानी को कृत्रिम रूप से पानी देना ही सिंचाई है। सिंचाई वाला चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या है, सिंचाई के माध्यम से किया जा सकता है। मृदा जीवाणु का प्रमुख लाभदायक कार्य नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है। इसका मृदा जीवाणु का प्रमुख लाभदायक कार्य क्या है, नाइट्रीकरण की क्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना है। ऊसर मृदा या भूमि। ऊसर मृदा क्या है, देखिए इसमें है आपके सामान्यतः सभी प्रकार की मृदाओं में निम्न मात्रा में अर्थात 0.1% घुलनशील या विलेय लवण होते हैं। जो घुलनशील होते हैं उन्हीं को विलेय कहते हैं। विलेय या अविलेय आपने पढ़ा होगा। सॉल्युबल साल्ट होते हैं। क्या होते हैं, सॉल्युबल साल्ट होते हैं की मात्रा पाई जाती है, परंतु जब ये लवण भूमि या मृदा में 0.2% से अधिक हो जाते हैं, इस अवस्था में ये लवण अधिकांश पौधों के लिए विषैले बन जाते हैं। फिर हमारी फसल के लिए विपरीत कार्य करने लगते हैं। जबकि किस अवस्था में पहुंच जाए, 0.2% से अधिक हो जाते हैं यानी बढ़ जाते हैं। इसका रेशियो क्या होता है, इन लवणों का बढ़ जाता है ऊपर को, तभी हमारे पेड़ पौधों या फसलों के लिए क्या विषैले बन जाते हैं। फिर देखो बच्चों, जब किसी भूमि में लवण पानी के साथ ऊपर आकर धरातल पर सफेद परत के रूप में फैल जाते हैं और इसके कारण भूमि की फसल उगाने की क्षमता समाप्त हो जाती है तथा भूमि में खारापन आ जाता है, तब इस भूमि ऊसर सॉइल कहते हैं। इस भूमि को क्या कहते हैं, ऊसर हो जाती है भूमि। भूमि में खारापन आ जाता है और सफेद सफेद आपने देखा होगा पाउडर जैसे किसी किसी जमीन में रहता है ना, पाउडर जैसे चूर्ण जैसे, इसी प्रकार की भूमि को ऊसर भूमि कहते हैं। और यह भूमि फिर उपजाऊ नहीं होती, इसमें फिर किसी भी प्रकार की फसल नहीं की जा सकती। देखिए सामान्यतः उदासीन मृदा का पीएच मान 7 होता है, जबकि क्षारीय मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है, अधिक होता है। और ऊसर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, लवणीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा और जो है क्षारीय मृदा होता है। तो लवणीय मृदा को क्या है, लवणीय मृदा में विलेय घुलनशील लवणों की प्रचुरता अधिक होती है, जो अधिकांशतः पोटेशियम, सोडियम सल्फेट तथा कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट से बने होते हैं। इस मृदा में विलेय कार्बोनेट्स का अभाव रहता है। इस मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा 0.1 से 0.2% तक होती है। लवणीय मृदा का पीएच मान 8.22 से अधिक होता है। देखिए 8.2 से अधिक होता है लवणीय मृदा का पीएच मान, अधिक नहीं होता है, अधिक नहीं होता है। तथा बिमी लवणीय मृदा का पीएच मान 8.2 से अधिक नहीं होता तथा विनियमशील होता है। क्या विनियमशील, सोडियम की मात्रा 15% से कम होती है। इस भूमि की ऊपरी सतह पर लवणों की सफेद परत फैल जाती है। इसमें जो है भूमि के ऊपर सफेद सफेद पाउडर जैसी परत फैली होती है, और यह कितना होती है, इसकी मात्रा 15% से कम होती है, 15% से कम होती है। इसका देखिए दूसरा है जो आपका लवणीय क्षारीय मृदा होती है, मिट्टी होती है। इस प्रकार की मिट्टी या मृदा में विलेय लवणों की मात्रा
0.2% से अधिक ज़्यादा होती है। इसमें विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। 15% से क्या होती है? ज़्यादा होती है। सोडियम की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसका pH मान 8.2 से अधिक नहीं होता। इस प्रकार की भूमियाँ कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो है इस प्रकार की मृदा ज़्यादा पाई जाती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं ना। देखिए अगली पंक्ति है आपका, अगला पॉइंट है, तीसरा है जो है क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी क्या है? इस प्रकार की भूमि में विलेय लवणों की अधिकता नहीं पाई जाती है, परंतु विनिमयशील सोडियम की मात्रा 15% से अधिक होती है। इसका pH मान 8.2 से 10.0 तक होता है। इस भूमि में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा भी पाई जाती है, जो क्षार भूमि के जैव पदार्थ को घोलकर भूमि के कणों की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती है। इसके कारण जैव पदार्थ सोडियम के साथ घुलकर भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाता है और भूमि काली हो जाती है। क्षारीय मृदा में मैग्नीशियम व कैल्शियम की मात्रा निम्न अवस्था में पाई जाती है, जबकि सोडियम की अधिकता पाई जाती है। देखिए जो क्षारीय मृदा होती है उसमें मैग्नीशियम व कैल्शियम की मात्रा कम होती है। इनकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। अवस्था में पाई जाती है निम्न अवस्था में, यानी कम अवस्था में पाई जाती है। और जबकि सोडियम की अधिकता होती है। सोडियम क्या होता है? ज़्यादा होता है इसमें, क्षारीय मृदा में। देखो इसमें है, ऊसर अथवा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी बनने के कारण क्या कारण है जिससे हमारी भूमि ऊसर हो जाती है, लवणीय हो जाती है, क्षारीय हो जाती है? क्या कारण है? लिखा है इस प्रकार की मिट्टियों में प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है शुष्क जलवायु। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है तथा ताप अधिक होता है, उन क्षेत्रों में कम वर्षा के कारण लवणों का निक्षालन अत्यधिक गहराई तक नहीं हो पाता। जो लवण होते हैं ना हमारे, वो क्योंकि बारिश नहीं होता तो नीचे तक वो घुल नहीं पाता, नीचे नहीं जा पाते, ऊपर ही रह जाते हैं, तो हमारी उपजाऊ मिट्टी को प्रभावित करते हैं। दूसरा है त्रुटिपूर्ण जल निकास। जो हम पानी निकालते हैं खेतों से बाहर, तो उसमें कुछ हमसे गलतियां हो जाती हैं, जानबूझकर हो जाती हैं। जानबूझकर वैसे कोई नहीं करता, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं कि हमारा जो है भूमि उन गलतियों के कारण जो है खराब हो जाती है। वो गलती क्या है? त्रुटिपूर्ण जल निकास। भूमि का जल स्तर ऊंचा होने पर भूमि में कुछ गहराई पर कंकड़ या अन्य किसी कठोर सतह के कारण वर्षा के पानी में बहुत से लवण घुले रहते हैं, जो शोषित होकर नीचे नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके वाष्पीकरण होने पर कोशिका विधि द्वारा लवण भूमि की सतह पर एकत्र हो जाते हैं। कोशिका एक विधि होती है, उसके द्वारा भूमि में क्या हो, भूमि की सतह पर एकत्र हो जाते हैं लवण। अब तीसरा देखो बच्चों, अगला पॉइंट है लवण युक्त पानी द्वारा सिंचाई। लवण युक्त जल से अधिक समय तक सिंचाई करने से भूमि या मृदा में क्षारीय अथवा लवणीयता की मात्रा अधिक हो जाती है। उत्तर प्रदेश व पंजाब में नहरों के पानी से सिंचाई करने पर भूमि लवणीय रूप में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि इस पानी में लवणों की अधिकता होती है। देखिए उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो कृषि होती है, वहाँ सिंचाई जो नहरों से होती है, वो पानी जो है लवण युक्त होता है, तो वह भूमि वहाँ की लवण युक्त हो जाती है और वहाँ की उपज में कम निरंतरता कम ही आती चली जाती है। उपज जो है कम होती जा रही है निरंतरता। देखिए अगला क्या है, चौथा है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई करने से क्या होता है? देखिए सिंचाई के साधन विकसित हो जाने से कृषक किसान होते हैं, कृषि में जल अधिक मात्रा में लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि का जल स्तर ऊंचा हो जाता है। अगली पंक्ति है, अगला पॉइंट है जो है पांचवा है खेत की जुताई। एक ही गहराई पर करते रहना। एक ही गहराई पर बार बार खेत की जुताई करते रहने से उस गहराई की सतह कठोर हो जाती है, जिस कारण लवण नीचे तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि अगर मान लो कि मान लीजिए
वही लगभग जो आपने देखा होगा देसी हल, अगर यदि उसकी पूरी कुशिया को जमीन में पूरा घुसेड़ कर जब हम जुताई करेंगे और समान गहराई से जुताई करते रहेंगे ना, तो क्या होता है कि जो नीचे की जमीन होती है वो कठोर हो जाती है, परत होती है। कठोर हो जाने के कारण वह नीचे जो है लवण हमारे नीचे नहीं जा पाते और ऊपर ही रह जाती हैं, तब हमारी भूमि क्या होती है, लवणी हो जाती है। देखिए ऊसर भूमि में सुधार के उपाय। ऊसर भूमि को सुधारा जा सकता है। ऊसर भूमि में सुधार के उपायों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि इस विधि द्वारा ऊसर भूमि में निम्न प्रकार सुधार किया जा सकता है। निक्षालन। इस विधि द्वारा भूमि को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर मेड़बंदी की जाती है। इसके पश्चात खेत की कठोर परत को गहरी जुताई करके तोड़ दिया जाता है व इसे समतल बना दिया जाता है। भूमि समतल हो जाने पर खेत में पर्याप्त पानी भर दिया जाता है। इस विधि द्वारा सभी विलेय लवण यानी पानी में घुलकर नीचे सतह पर चले जाते हैं। निक्षालन विधि द्वारा जल में लवणों का विलय कराकर पादप को जड़ क्षेत्र से नीचे की ओर ले जाते हैं, जिससे लवणों का पेड़ पौधों पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। अगला है जल निकास में सुधार। ऊसर भूमि के लिए जल निकास की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। जल निकास की विधि को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। ऊपरी जल निकास। खेत में आवश्यकता से अधिक गहर सिंचाई अथवा वर्षा द्वारा एकत्रित हुई आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालने की क्रिया को ऊपरी जल निकास कहते हैं। भीतरी जल निकास क्या है? भीतरी जल निकास भूमि या खेत में अंतः श्रवण या परिसंचरण विधि द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को हटाया जाना भीतरी जल निकास कहलाता है। जल निकास की उचित व्यवस्था होने से मृदा में लवणों का संचय कम हो जाता है तथा वायु का संचार अच्छे तरीके से होता है। भूसा या पुआल इत्यादि बिना सड़े कार्बनिक खादों का प्रयोग। इस विधि द्वारा बिना सड़ा घास फूस, ताजा गोबर, भूसा, पुआल जिसे आप धान का पुआल कहते हैं वही पुआल है, इत्यादि को खेत की सतह पर एक समान बिछाकर इसके ऊपर पानी की पर्याप्त मात्रा में भर दिया जाता है तथा अप्रैल से वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक उस खेत में पानी को पर्याप्त मात्रा में भरकर रखे जाने से खेत में अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। इस विधि में जैव पदार्थ की अधिकता होती है। अगला है खाई खोदकर। खाई खोदकर अगला है। इस विधि द्वारा थोड़ी थोड़ी दूरी पर खेतों में खाइयाँ खोदते हैं। इसके पश्चात खाइयों को भरते समय क्षार व लवण युक्त मिट्टी को नीचे वाली मिट्टी को ऊपर की ओर लाया जाता है, जिससे मिट्टी में विलेय लवणों की मात्रा कम हो जाती है और फसल को उगाया जा सके। नीचे की मिट्टी को ऊपर कैसे लाया जाएगा? मिट्टी पलट हल आपने पढ़ा होगा कक्षा 9th में। तो मिट्टी पलट एक हल होता है, उससे जो है आप मिट्टी को ऊपर से नीचे कर सकते पलट सकते हैं। तो इसी को खाई खोद कर के अंतर्गत आता है। 5वां है, लास्ट है आपका, ये क्या है? कार्बनिक खादों का प्रयोग। कार्बनिक खादों के प्रयोग की विधि से ऊसर भूमि की दशा को सुधारा जा सकता है। इस विधि द्वारा भूमि में पानी का आवागमन बढ़ जाता है। कार्बनिक खाद भूमि में जीवाणुओं को क्रियाशील बनाते हैं। रासायनिक विधि। ऊसर भूमि में सुधार रासायनिक विधि द्वारा किया जाता है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। क्या है इसकी निम्नलिखित विधियां? पहला, रासायनिक विधि। ऊसर भूमि में सुधार रासायनिक विधि द्वारा भी किया जाता है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। जिप्सम। पहला, जिप्सम। जिस भूमि में विनिमयशील सोडियम की मात्रा अधिक हो तो उस भूमि में जिप्सम विधि को अपनाना चाहिए। जिप्सम को वर्षा ऋतु प्रारंभ होने से पूर्व अच्छे से पीसकर जुताई द्वारा मिट्टी में मिला देना चाहिए। इसके बाद रिसाव क्रिया कराने के लिए पानी को पर्याप्त मात्रा में डालना चाहिए। पानी सूखने पर पुनः पानी छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से घुलनशील लवण जमीन के अंदर चले जाते हैं तथा भूमि उपजाऊ हो जाती है। जिप्सम को मृदा की क्षारीयता की निर्भरता का ध्यान रखते हुए मिलाया जाना चाहिए। सामान्यतः 1 हेक्टेयर भूमि सुधार के लिए 30 कुंतल जिप्सम की आवश्यकता होती है। देखिए 1 हेक्टेयर भूमि है अगर आपकी,
तो उसको 30 कुंटल, कितना 30 कुंटल जिप्सम की आवश्यकता होती है। अगला है आपका पाइराइट्स का प्रयोग। पाइराइट्स का प्रयोग कहते हैं पानी एवं हवा से क्रिया करके तुरंत ही सल्फ्यूरिक अम्ल तथा आयरन सल्फेट बनने की विधि को पाइराइट्स कहते हैं। यह सल्फर व आयरन युक्त खनिज है। पाइराइट्स में आयरन की मात्रा 20 से 22% तक एवं सल्फर की मात्रा 22 से 24% तक होती है तथा इसके साथ साथ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। मृदा से पाइराइट्स की क्रिया होने पर फेरस सल्फेट का निर्माण होता है जो ऊसर भूमि के लिए उपजाऊ होता है। सामान्यतः पीएच होता है इसका 9। सामान्यतः पीएच 9 वाली मिट्टी में पाइराइट्स की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर 5 मीट्रिक टन होती है। भूमि के नम होने पर ही पाइराइट्स का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जमीन नम होगी, यदि नम नहीं है तो सिंचाई कर लेंगे, तो जमीन नम होने का बाद ही जो है हम इसमें पाइराइट्स का प्रयोग करेंगे अपने ज़मीन में, अपने खेत में। तीसरा है जैविक विधि। पहला था जो है रासायनिक विधि, तीसरा है जैविक विधि। पहला था जो है आपका रासायनिक, आपका पहला था यांत्रिक विधि। पहला आपका था यांत्रिक विधि, दूसरा रासायनिक विधि, तीसरा जैविक विधि। ऊसर भूमि को सुधारने का ये तीसरा है जैविक विधि। जैविक विधि, इस विधि द्वारा ऊसर भूमि में निम्न प्रकार से सुधार किया जा सकता है। सीरे का प्रयोग। सीरे का प्रयोग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर सीरा कार्बोहाइड्रेट, पोटाश, चूना तथा जल इत्यादि का मिश्रण ऊसर भूमि में बनाई गई छोटी छोटी क्यारियों में डालकर पानी भरते हैं। इसके बाद जुताई करते हैं जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। हरी खाद एवं फसल अवशेष। क्षारों की उदासीनता व पौधे में पोषक तत्व के लिए यह विधि मुख्य स्रोत है। ऊसर मृदाओं पर उपयोग किए जाने वाली हरी खाद में से ढैंचा या सनई को सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। हरी खाद कंपोस्ट व गोबर की खाद सड़कर भूमि में मिल जाती है जिससे ऊसर भूमि में सुधार हो जाता है। देखिए भैया अगली हेडिंग है अम्लीय मृदा। जिस मृदा विलयन में OH आयन की तुलना में H+ आयन की अधिकता पाई जाती है उसे अम्लीय मृदा अम्लीय मृदा कहा जाता है। इस प्रकार की मृदा नम जलवायु की होती है। इस प्रकार की भूमि या मृदा में कोलाइडी संकीर्ण होने पर अधिशोषित भस्मों के तत्व वर्षा के जल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। अम्लीय मृदा में फास्फोरस, मैग्नीज, एल्यूमिनियम लवण के रूप में पाए जाते हैं। अम्लीय मृदा या भूमि का पीएच मान 7 से कम होता है। कितना होता है? 7 से कम होता है। अर्ध जलवायु भूमि में अम्लीय की अधिकता पाई जाती है जो प्राकृतिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। राई, जई, कपास, मक्का सहिष्णु अम्लीय प्रकार की प्रमुख फसलें हैं। ये अम्लीय सहिष्णु प्रकार की फसलें कौन कौन सी? राई, जई, मक्का और कपास। देखिए अम्लीय भूमि बनने के कारण क्या है? अत्यधिक वर्षा द्वारा भस्मों का निक्षालन। अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा कोलाइडी संकीर्ण की सतह से कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश इत्यादि बाहरी पानी के साथ बहकर निचले भागों में चले जाते हैं जिससे कोलाइडी संकीर्ण की मात्रा कम हो जाती है। अम्लीय चट्टानों में मृदा का निर्माण। इन चट्टानों में क्वार्ट्ज तथा सिलिका खनिजों की अधिकता होती है जिसके कारण यहाँ की मृदा अम्लीय हो जाती है। देखिए तीसरा है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से कार्बन डाइऑक्साइड व अनेक अम्ल बन जाते हैं जो मृदा को अम्लीय कर देते हैं। सूक्ष्म जैविक क्रिया। सूक्ष्म जीवों के अपघटन से अम्ल पैदा होता है जो मृदा को अम्लीय बना देता है। सूक्ष्म जीवों से मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा से और अम्लीय चट्टानों के मृदा का निर्माण से अत्यधिक वर्षा से। अगला है अम्ल उत्पादक उर्वरकों का प्रयोग से, जैसे अमोनिया साइनाइड, अमोनियम सल्फेट। खेतों में निरंतर प्रयोग करने से मृदा में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। अम्लीय मृदा में सुधार के उपाय क्या हैं?
अम्लीय मृदा में सुधार के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। चूने के प्रयोग से भारी मिट्टियों की संरचना दानेदार हो जाती है, जिससे मिट्टी के पृष्ठीय जल से श्रावण दर की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। देखिए अगली पंक्ति है, भूमि में अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम साइनाइड इत्यादि क्षारीय उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा में नमी रहती है। उचित जल निकास की व्यवस्था द्वारा मृदा की अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। और आज आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है और यहाँ पर इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी और जो है लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, देखिए सब क्वेश्चन हैं। तो आपको जो है हर चैप्टर वाइज करवा दिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि लाइव आकर किसी दिन लाइव सेशन लेता हूँ, जिसमें आप लोग भी लाइव जुड़कर अपने जितने भी चैप्टर से संबंधित, सिलेबस से संबंधित, यूपी बोर्ड से संबंधित कोई क्वेश्चन है आपकी सिलेबस से, तो आप उस दिन, लेकिन जिस दिन मैं लाइव आऊँगा आपको जो है पहले से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइव आकर मैं समझता हूँ कि जो है आप लोगों को ये पूरा कंटेंट कराऊँ, जो है आपका प्रश्नावली, बहुविकल्पी प्रश्न है, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, जितने भी आपके यूपी बोर्ड में आते हैं एग्जाम में, उनको जो है मैं लाइव आकर सॉल्व करवा दूंगा। और आप जितना भी जो कुछ इस चैप्टर से डाउट रहे, जिस दिन मैं जिस चैप्टर से आपका क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उस दिन उस चैप्टर को आपको पढ़ कर आना है। और जो है कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, तो आपको अलग से वीडियो दे दिया जाएगा या उसी कमेंट बॉक्स में आपके प्रश्न का जवाब कर दिया जाएगा। और जो है जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उस दिन आपको नोटिफिकेशन पहले से मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन मिलेगा, लाइव आकर आपके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। और जो है आपका अगला चैप्टर जो है अगली वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।